नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. अरुण हूँ और आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। मित्रों, बहुत दिनों से लगभग 2-3 महीने से कोरोना वायरस का ये संक्रमण चल रहा है और उसमें बहुत सारे मुद्दे हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में लिए। लगभग हर हफ्ते हम लोग इस बहाने बहुत सारी जुड़ी हुई बातों पर आपसे चर्चा करते हैं, लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा कोरोना वायरस के इस दौर में जो दूसरी बीमारियां हैं उनको नज़रअंदाज करने के क्या क्या खतरे हो सकते हैं। हमारा देश लगभग 4 बड़ी बीमारियों का देश है। हमारे देश में पिछले 1-1.5 दशक में जिन 4 बड़ी बीमारियों ने अपनी जगह बनाई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने चंगुल में लिया है, उसमें मधुमेह यानी डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, कैंसर और चौथा है डिप्रेशन। इन चारों रोगों से ग्रस्त लोगों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अगर पिछले 1.5 दशक का विश्व स्वास्थ्य संगठन की वार्षिक रिपोर्ट देखें तो आपको अंदाजा होगा कि लगभग हर साल, अब तो ये रिपोर्ट 2 साल पे एक बार आती है, उसमें इस बात की चेतावनी होती है कि भारत में यदि हृदय रोगों पर नियंत्रण नहीं पाया गया, भारत में यदि मधुमेह पर नियंत्रण नहीं पाया गया, भारत में यदि लोगों के अंदर जो डिस्ट्रेस है उसको कम नहीं किया गया तो हालात बहुत ख़राब होंगे। और इस तरह की तमाम वार्निंग, इस तरह की तमाम चेतावनी के बीच एक और नई बात जो विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत के संदर्भ में करता है वह है जीवन शैली से जुड़े रोग। ये सारे रोग एक तरह से अब तक एक बड़ी चुनौती के रूप में धीरे धीरे उभर रहे थे। इनके आंकड़े मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये रोग हमारे लिए एक चुनौती बन रहे थे। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी पृष्ठभूमि देना चाहता हूँ। मामला 14वीं शताब्दी के 5वें और 6ठे दशक का है। इस दौर में यूरोप में बहुत बड़े पैमाने पे प्लेग फैला था और बड़े पैमाने पे लोगों की मौत हुई थी। उस दौर में भी यूरोप का यह सबसे समृद्ध इलाका था, यूरोप का यह सबसे समृद्ध क्षेत्र था और लाखों लोगों की मौत के बाद अगले 100-150 साल तक इस देश में इतनी तबाही हुई थी क्रमिक रूप से कि इस देश की संपन्नता खत्म हो गई। यह देश जैसे कभी भारत में सामंतवाद रहा वैसे ही इन देशों में भी सामंतवाद था, लेकिन बीमारी ने सामंतवाद को खत्म कर दिया। ये बड़ा अध्ययन का मामला है, लेकिन मैं उसका सिर्फ आपसे सिर्फ उसके इशारे में जिक्र ही करूंगा। ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया था कि अमेरिका की करीब 6 करोड़, जो उस समय की आबादी का लगभग 10% हिस्सा था, केवल 1 सदी में घटकर महज 60 लाख रह गई थी। तो इस तरह के इतिहास हैं हमारे सामने जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए। मैं इसका जिक्र एक संदर्भ में कर रहा हूं, मैं आपसे चर्चा भी करूंगा कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं। दोस्तों, कई और बीमारियां हैं जो उस दौर में यूरोप में काफ़ी बड़े पैमाने पे लोगों की जान लेने का कारण बनी थी। उसमें हैजा, मलेरिया, प्लेग, काली खांसी, टाइफॉइड, ये सब बीमारियां थी। इन सभी बीमारियों ने मिलकर एक लंबे अंतराल में करोड़ों लोगों की जानें ली और इसकी वजह से वो पूरा का पूरा इलाका इतने भीषण त्रासदी से गुजरा कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक जिक्र और आता है उस अध्ययन में कि कैरेबियाई देश हैती में एक महामारी बहुत बड़े पैमाने पे फैली थी और उस महामारी की वजह से जो फ्रांस में एक बड़ी साम्राज्यवादी ताकत जो थी, मतलब आप समझ सकते हैं मैं नेपोलियन बोनापार्ट की तरफ इशारा कर रहा हूं, उन्होंने अपने आप को आजीवन शासक के रूप में घोषित कर दिया था। लेकिन उस महामारी के बाद वहाँ बड़े पैमाने पे उनके सैनिकों की मौतें हुई और अंत में लगभग उनके 2/3 सैनिक मारे गए थे इन बीमारियों में, प्लेग में। और उसके बाद
नेपोलियन का साम्राज्य खत्म हो गया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी कभी बीमारियां साम्राज्य को भी खत्म कर देती हैं और कभी कभी बीमारियां पूरे उस दौर के पूरे कालक्रम को, उस पूरे दौर के जीवनचर्या को खत्म कर देती हैं। ये सारा संदर्भ मैं इसलिए आपसे जिक्र कर रहा हूं कि अभी कोरोना वायरस संक्रमण के बहाने लगभग इस तरह की बहस चल रही है कि क्या कोरोना वायरस के संक्रमण से पर्यावरण में बदलाव हुआ है, क्या इसकी वजह से जीव जंतुओं के जीवन शैली में बदलाव हुआ है, क्या इसकी वजह से पर्यावरण काफ़ी सुधर गया है, पानी का पर्यावरण, मिट्टी का पर्यावरण, हवा, ये सब में काफ़ी बदलाव आया है। ये सारे बातों को अगर हम जोड़ कर देखें तो आपको लगेगा कि कभी कभी महामारियां एक बड़े रिवॉल्यूशन का कारण भी बन जाती हैं और दूसरे तरीके से हम कहें तो इंसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत भी लेके आती है। 1888 और 1897 के बीच में एक बीमारी थी जो लोगों में तो नहीं थी, आदमी में नहीं था, वो बीमारी जानवरों में थी। उसका नाम था राइडर पेस्ट। राइडर पेस्ट नाम का यह वायरस अफ्रीका में लगभग 90% पालतू जानवरों को खत्म कर चुका था उस दौर में। आप अंदाजा लगाएं कि उस दौर में पूरी खेती का आधार ही पालतू जानवर थे और इन जानवरों की वजह से ही खेती होती थी। वो सारी खेती तबाह हो गई और एक तरह से राइडर पेस्ट के वायरस ने राजधानी बर्लिन में जो एक सम्मेलन हुआ था उसमें लगभग 14 देशों ने भाग लिया था और इन देशों में ज़्यादातर फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पुर्तगाल, बेल्जियम, इटली, ये सारे देश थे और अक्सर उस सम्मेलन में ये सारे देश मिलकर सौदेबाजी करते थे कि कौन सा देश किसका उपनिवेश बनेगा। ये सारी चीज़ें, मतलब आप अंदाजा लाएं कि उस दौर में 1870 के दशक में अफ्रीका का महज 10% हिस्सा यूरोपीय ताकतों के नियंत्रण में था, लेकिन 1900 तक आते आते 90% हिस्से पर औपनिवेशिक ताकतों का जो नियंत्रण था वो इस बीमारी की वजह से यूरोपियंस को, चूंकि अफ्रीका में ये बीमारी फैली थी और जानवर उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे, तो यूरोपियंस को वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करने में काफ़ी मदद मिली थी। ऐसे ही इटली ने 1890 में इरिस्ट्रिया में साम्राज्य का विस्तार शुरू किया था, उसमें भी इस बीमारी से काफ़ी उसको मदद मिली थी। तो जहाँ कुछ बीमारियाँ कुछ देशों में लोगों के लिए बर्बादी का सबब हैं, वहीं कुछ साम्राज्य के उभरने का कारण भी हैं और कुछ साम्राज्य के खत्म होने की वजह भी। चीन में 1641 में एक प्लेग फैला था जो बड़ी संख्या में, करीब वहाँ 40% आबादी खत्म हो गई थी। चीन में जो प्लेग फैला था। इसी तरह से मलेरिया ने एशिया में बहुत बड़ा तांडव मचाया था। यही प्लेग 1832 में जब बंगाल में फैला था और उसके बाद यूरोप में गया था, तो वहाँ बड़े पैमाने पे इसकी वजह से लोगों की मौतें हुई थी और उसके बाद लोगों के जीवन शैली में बदलाव आया था। अब जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि कोरोना के वजह से दूसरी बीमारियों का जिक्र खत्म होता दिख रहा है। उन बीमारियों से ग्रस्त लोगों पर ध्यान बहुत कम है। सरकारों की भी यह कोशिश है कि सबसे पहले कोरोना पर नियंत्रण पाया जाए और कोरोना पर नियंत्रण के बहाने लगभग सारी ओपीडीज़ 70 से 80% ओपीडीज़ बंद कर दी गई हैं। मेरा इशारा उच्च रक्तचाप के मरीजों, मधुमेह के मरीजों, हृदय रोग के मरीजों, कैंसर के मरीजों और दूसरे पेट से जुड़े हुए कई रोग हैं, स्त्रियों के कई रोग हैं, इन सभी रोगों पर से फोकस थोड़ा सा घटा है और ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल के वार्ड इन लोगों के लिए सुरक्षित कर दिए गए हैं जो कोरोना या कोरोना जैसे लक्षणों से संक्रमण के बाद आते हैं। अब क्या खतरे हैं इन बीमारियों को नज़रअंदाज करने के, मैं उसकी तरफ आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मित्रों, सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि यदि मधुमेह को बहुत समय तक इग्नोर किया गया, यदि उसको ठीक से ट्रीट नहीं किया गया टाइमली, तो उसकी वजह से किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मधुमेह को अगर ठीक से ट्रीट नहीं किया गया तो उसकी वजह से आँखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और अगर हम बहुत साफ तौर पर कहें तो मधुमेह कई दूसरे रोगों के विस्तार की ज़मीन तैयार करता है। तो मैं एक चिकित्सक के नाते भी महसूस कर रहा हूं कि इधर हमारे बहुत सारे मरीज हैं जो लॉकडाउन की वजह से अपने डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो बार बार हमसे पूछते हैं
कि हम दवाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की वजह से हम इधर आ नहीं पाते। तो ये जो खतरे होंगे, अगर पिछले 1 महीने या आने वाले 10-15 दिन और मान लें, या मुझे नहीं मालूम कि ये लॉकडाउन और कब तक चलेगा, इन सब को अगर हम जोड़ कर देखें तो मुझे लगता है कि मधुमेह के रोगियों में एक बड़ा इजाफा होगा। ऐसे ही उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की स्थिति है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज चूंकि घरों में कैद हैं, बाहर निकलने की उस तरह की आज़ादी नहीं है, तो जाहिर है कि उनका रक्तचाप एक सामान्य जो रहता था दवाओं के प्रभाव में, वह रक्तचाप अपने उससे 10 से 20 यूनिट तक बढ़ गया है। यानी कि जिनका रक्तचाप 130 से 90 के बीच में रहता था, वो अब 140, 150 और नीचे का रक्तचाप 100 तक बता रहे हैं। तो ये जो स्थिति है आगे चलकर दूसरे हृदय रोगों को बढ़ाने में मदद करेगी। और आपको पता भी होगा कि हमारे देश में काफ़ी बड़ी तादाद में हृदय रोगियों की एक संख्या है। बताया जा रहा है कि हृदय रोगों से हमारे देश में 28% मौतें होती हैं। ये जो आंकड़ा है मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। ऐसे ही डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो लगभग 80 मिलियन केसेस हर साल हमारे यहाँ दर्ज होते हैं, और उसमें से करीब 14 से 18% जो लोग होते हैं वो एवरेज आयु के होते हैं, यानी कि 45 वर्ष की उम्र से कम के लोग होते हैं। 50 से कम की उम्र में ही वो बहुत ही गंभीर हृदय रोगों के मधुमेह के चपेट में होते हैं। लगभग 30 से 50 मिलियन लोग डायबिटीज़ के हमारे यहाँ हर साल रिकॉर्ड होते हैं, यानी कि हर साल इतने रोगी हमारे यहाँ जुड़ जाते हैं। ऐसे ही कैंसर का मामला है जो बहुत ही खतरनाक है। कैंसर में जो आंकड़ा है वो तो ये कह रहा है कि पिछले 1 साल में 300% कैंसर के रोगी बढ़ गए हैं। इनमें से अगर समय पर इनका उपचार नहीं हुआ, बहुत सारे मरीज कीमोथेरेपी के स्टेज में हैं, बहुत सारे पैलिएटिव ट्रीटमेंट में हैं, बहुत सारे मल्टीविटामिन मेंटेनेंस पर हैं, तो इन रोगियों को अगर समय पर ठीक से दवाइयाँ नहीं दी गई, उनका फॉलोअप ठीक से नहीं हुआ, तो ये जो 300% का राइज है ये बढ़कर 600 से 700% हो जाएगा। जो कैंसर विशेषज्ञ हैं, जो कैंसर के रिसर्चर्स हैं, ये उनका मानना है। ऐसे ही इस दौर में जो एक नया पैटर्न हम लोग देख रहे हैं वो है तनाव का, डिप्रेशन का और तनाव का। एंग्जाइटी और डिप्रेशन, ये 2 चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। चौथा जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि बड़े पैमाने पे जो विस्थापन हुआ है, उस विस्थापन की वजह से तकरीबन 30 से 40 करोड़ लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं, और काफ़ी लोग तो अब तो कुछ इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं कि लोग उन्हें आत्महत्याएं करनी शुरू कर दी हैं। तो अगले 1 महीने में ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक रोगियों को अगर हम मैनेज नहीं कर पाए तो स्थिति बहुत ख़राब होगी, और ऐसे में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। मैं अपनी बात कहते हुए निवेदन करना चाहता हूँ पूरे देश के स्वास्थ्य चिंतकों से कि वो इस बात पर ध्यान रखें कि हम लॉकडाउन के तुरंत बाद कम से कम बड़े पैमाने पे जो लोगों में डिप्रेशन होगा, उनकी नौकरी जाने की वजह से, उनका काम छूट जाने की वजह से, और भी कई कारणों से, उसको हम कैसे कंट्रोल कर पाएँ। अगर हम ये नहीं कर पाए तो एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने होगी, और उस चुनौती का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। तो ये सारी बातें मैं चाह रहा था कि आपके सामने रखूं। अगले हफ्ते हम फिर कुछ नए मुद्दे, जरूरी मुद्दों को लेकर आपके सामने आएंगे। देश के सेहत से आपकी सेहत जुड़ी होती है, और आपका जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। लॉकडाउन के दौरान सख्ती से आप उन अनुशासन को मानिए जिसकी हिदायतें चिकित्सक और पुलिस और प्रशासन आपको दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी लॉकडाउन खुलेगा और आप अपने नॉर्मल ज़िंदगी में लौटेंगे। धन्यवाद।